तो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय लिम्फॉइड ऑर्गन्स? प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ना है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, द ऑर्गन्स in our body in which maturation and proliferation of lymphocytes. Lymphocytes जानते हो ना? Lymphocytes are a type of WBCs which are very essential for internal line of defense, very essential for acquired immunity. They give us cell mediated immunity and humoral immunity. Understand? Then in which maturation and proliferation of lymphocytes occurs. ठीक है, ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है, तो दूसरे होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से होते हैं? द लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ऐसे लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ऐसे लिम्फेटिक ऑर्गन्स इन विच मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स टेक्स प्लेस। यहाँ पर लिम्फोसाइट्स की मैचुरेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर्स और टेक्स प्लेस। यहाँ पर मैचुरेशन हो जाती है लिम्फोसाइट्स की। कहाँ पर? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। ऐसे लिम्फॉइड ऑर्गन्स जिनमें लिम्फोसाइट्स मैच्योर हो जाते हैं, एंड एक्वायर देयर एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। और यहां पर ये एक्वायर करते हैं क्या? एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, यानी इनके रिसेप्टर्स बन जाते हैं जिनसे ये जो है एक्शन करते हैं एंटीजेंस के साथ। ठीक है, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इनके अंदर जो है वो रिसेप्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैच्योर हो जाते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में हमारी बॉडी में आता है बोन मैरो। क्या आता है? बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड। बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड। ठीक है, अब अगर बर्ड्स की बात करोगे आप तो उनके अंदर बोन मैरो होता नहीं है, तो उनको जो है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है बुर्सा फैब्राइसिस। ठीक है, वो इनके अंदर एक प्राइमरी जो है वो लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। ठीक है, तो बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड दीज आर रिगार्डेड एज प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। बोन मैरो के अंदर जो है वो बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर हो जाती है, बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर हो जाती है, तो थाइमस ग्लैंड के अंदर टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर हो जाती है। ठीक है, नाउ असल में बनते तो दोनों हैं, टी एंड बी lymphocytes both are made from bone marrow, but from bone marrow these T lymphocytes, some of the lymphocytes went to thymus gland where they mature and acquire their antigen specific receptors. These are called T lymphocytes, and some lymphocytes are matured inside the bone marrow and these are called B lymphocytes. उनको बोलते हैं B lymphocytes। तो ये होते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स किनको कहते हैं? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ये वो वाले ऑर्गन्स होते हैं, दोज लिम्फॉइड ऑर्गन्स जिनमें क्या हो जाता है, इनमें लिम्फोसाइट्स की प्रोलिफरेशन होती है। अंडरस्टैंड? इनमें लिम्फोसाइट्स की जो है डिफरेंशिएशन हो जाती है। दोज लिम्फॉइड ऑर्गन्स इन विच proliferation and
प्रोलिफरेशन और क्या हो जाती है, डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट्स आकर्स। ठीक है, जहां पर लिम्फोसाइट्स की प्रोलिफरेशन, वो नंबर बढ़ जाता है उनका और वो डिफरेंशिएट हो जाती है प्रॉपर काम करने के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन अंजाम देने के लिए, अंडरस्टैंड, तो उनको बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं, देखो असल में लिम्फोसाइट जो होती है ये स्टैटिक नहीं रहती है बॉडी में, ये मूव करती है बॉडी में बनने के बाद, मैच्योर होने के बाद, व्हेन लिम्फोसाइट्स मैच्योर होने के बाद ये मूव करते हैं बाय मींस ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जिसके जरिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के जरिए एंड लिम्फेटिक सिस्टम, है ना, लिम्फ के जरिए और खून के जरिए जो है ये क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स ये मूव करते हैं और मूव करके चले जाते हैं ऑर्गन्स में, उन ऑर्गन्स को कहते हैं हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। क्या कहते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, जहां पर इनकी डिफरेंशिएशन और इनकी प्रोलिफरेशन हो जाती है। ठीक है, ये एक ही लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर फिर नहीं रहते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर ये यहाँ पर मूव करते रहते हैं, एक ऑर्गन से होकर दूसरे ऑर्गन में चले जाते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में कौन आ जाता है, इसमें आता है स्प्लीन, इसमें आता है टॉन्सिल्स, ठीक है, इसमें आता है पेयर्स पैच जानते हो आप, ये हमारे इलियम के अंदर नोड्यूल्स होते हैं लिम्फोइड टिश्यू के। इलियम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको हम पेयर्स पैच कहते हैं। ठीक है, देन इसके अलावा टॉन्सिल्स, इसके अलावा लिम्फ नोड्स, इन सब को हम कहते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, अब सबसे बड़ा लिम्फोइड टिश्यू माना जाता है स्प्लीन को। ये बीन शेप का हमारे पास लेफ्ट साइड में एब्डोमिनल कैविटी में जो है लेफ्ट लंग के नीचे एक लिम्फोइड ऑर्गन होता है, इसको बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। ठीक है, देन दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। और इसके अलावा इसमें आता है मॉल्ट। क्या आता है, अगर आपके एग्जाम में कोई एब्रिविएशन आती है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉल्ट, MALT, मॉल्ट का मतलब होता है मेम्ब्रेन एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये मॉल्ट जो होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड, इट्स नॉट मेम्ब्रेन एसोसिएटेड, आई एम सॉरी, इट इज म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये टिश्यू जो होता है ये हमारे कुछ ट्रैक्ट्स में होता है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड जैसे एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट। ये इसके अंदर जो होता है ये म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू वहां पर प्रेजेंट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू दैट गिव्स अस 50% immunity against the germs because it lies in the major systems in our body, respiratory, reproductive and excretory systems. It is called MALT, mucosal associated lymphoid tissue, and it is also a secondary lymphoid tissue. ठीक है, secondary lymphoid organ में इसको consider करता हूँ। यहाँ पर leukocytes, यानी स्पेशल टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स जिनको लिम्फोसाइट्स कहते हैं, उनकी भरमार रहती है यहाँ पर, इसलिए जो भी जर्म यहाँ पर एंटर होता है उसको यहाँ पर किल किया जाता है बाय मींस ऑफ दिस लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये था प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। इसके अलावा आपको पढ़ना है एनिमल ब्रीडिंग का कंसेप्ट। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट पढ़ाऊंगा इस यूनिट में। जो भी इसका बचता है वो आप देख लोगे, देख के मुझे बताओगे। अगर अंडरस्टैंड नहीं होता है तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो, तो मैं वो बताऊंगा। इट्स वेरी सिंपल। उसके वो आपने कुछ जो है पोल्ट्री या जो है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। बहुत ही सिंपल 2 टॉपिक्स है, वो आप खुद कर लेना। तो एनिमल ब्रीडिंग का जो आपको एग्जाम में आता है उसका मैं कंसेप्ट दूंगा थोड़ा सा। एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है, देखो जब से हमने एनिमल्स को पालना शुरू किया है, डोमेस्टिकेट किया है, तब से हम इनमें सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते आए हैं। अंडरस्टैंड,
ताकि एक ब्रीड जो है डिजायर्ड क्वालिटी का वो हमारे पास अवेलेबल हो जाए। आप देखते हो पहले ज़माने में गाय हुआ करती थी जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो दूध देती थी मैक्सिमम हाईएस्ट, अंडरस्टैंड। फिर वो थी लोकल ब्रीड काऊ का, ठीक है। फिर उसकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके, एनिमल ब्रीडिंग करके आज हमने कुछ ऐसी ब्रीड बनाए हैं काउस के जो दिन भर में जो है 30-40 किलो दूध जो है वो भी दे देते हैं, अंडरस्टैंड। तो दीज आर कॉल्ड इम्प्रूव्ड द वैरायटीज ऑफ काउस, इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ बफेलोज हमारे पास है जो बहुत क्वांटिटी में मिल्क यील्ड करते हैं और एक अच्छा नस्ल जो है ब्रीड जो है वो उसको जन्म देते हैं, अंडरस्टैंड। तो ब्रीड किसको कहते हैं? ब्रीड हम कहेंगे अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का एक ग्रुप रिलेटेड बाय डिसेंट, रिलेटेड बाय डिसेंट। डिसेंट मीन्स जो कॉमन एंसेस्टर से आए होंगे उसको हम बोलते हैं ब्रीड। फॉर एग्जाम्पल एक काऊ है, एक बुल है, उनके बच्चे आ गए, ठीक है, उनसे बच्चे होते हैं काऊ, जो काउस होते हैं उनसे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो सबको हम बोलेंगे एक ब्रीड है, एक नस्ल है, ठीक है। तो a group of animals related by descent having common ancestors which share maximum common characters, जिनके लगभग सभी के सभी कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं, तो उनको उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम ब्रीड, ठीक है। एंड एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है? द ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में जो है ब्रीड करना है, ब्रीडिंग कराना, उनका जो है नस्ल आगे बढ़ाना, ठीक है। ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं एनिमल ब्रीडिंग। प्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटीज, इम्प्रूव्ड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ठीक है। मैं कहूंगा प्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड ब्रीड्स, इम्प्रूव्ड नस्ल बनाना ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ठीक है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो भी आपके पास होते हैं, जैसे शीप है, गोट है, बफेलो है, हॉर्सेस है, ये काउस है, इनको कहते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ठीक है। इनकी इम्प्रूव्ड ब्रीड्स, इम्प्रूव्ड वैरायटीज को प्रोड्यूस करना, उसको हम कहते हैं एनिमल ब्रीडिंग। क्या कहते हैं? एनिमल ब्रीडिंग कहते हैं। और एनिमल ब्रीडिंग क्यों करते हैं हम? ताकि जो है एनिमल ब्रीडिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जो है इंक्रीज्ड ग्रोथ रेट हो, क्या हो? ग्रोथ रेट बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। एनिमल ब्रीडिंग हम क्यों करते हैं? ताकि एक इम्प्रूव्ड वैरायटी हमारे पास, इम्प्रूव्ड ब्रीड हमारे पास जो है वो वजूद में आ जाए, हाँ, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का इम्प्रूव्ड ब्रीड। एनिमल ब्रीडिंग हम क्यों करते हैं? ताकि जो है सुपीरियर क्वालिटी का हमारे पास, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ मिल्क, एग्स, मीट, या मैं बोलूँगा वूल एटसेट्रा, ये हमें सुपीरियर क्वालिटी का मिल जाए, अंडरस्टैंड। एनिमल ब्रीडिंग हम क्यों करते हैं? ताकि इम्प्रूव क्वांटिटी, ताकि क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है ना। देखो हम नस्ल बढ़ाते हैं, ब्रीडिंग करते हैं हम, ताकि एक नस्ल ऐसा काऊ का, बफेलो का हमारे पास बन जाए जो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन वाले हों, है, दूध देने वाले हों। इम्प्रूव्ड क्वांटिटी ऑफ मिल्क, एग्स ज़्यादा, अगर एक हैन है, एक मुर्गी है, उसका जो साइकिल हो एग लेइंग का, वो लेंथी किया जाए और वो साल में कम से कम 200-250 एग्स जो है दे दे। तो इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मिल्क, एग्स, वूल, इसके अलावा मीट, ठीक है, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए हमारे पास, है। तो इसलिए जो है और एक हाईएस्ट रिप्रोडक्टिव रेट हो, रादर वी कैन से हम एनिमल ब्रीडिंग इसलिए करते हैं ताकि रिप्रोडक्टिव रेट बढ़ जाए, रिप्रोडक्टिव रेट बढ़ जाए, अंडरस्टैंड। मेन हमारा इस पे रहता है कि एक ऐसा नस्ल हमारे लिए बन जाए जो वैरायटी हम उससे लेते हैं वो इम्प्रूव्ड क्वालिटी का हो। फॉर एग्जाम्पल शीप पे हमने जबरदस्त ब्रीड बनाना हो एनिमल ब्रीडिंग के जरिए, तो शीप को हम रेयर करते हैं यूजुअली किसके लिए? मीट के लिए। तो हम मीट प्रोडक्शन उसमें
इंक्रीज होनी चाहिए, अंडरस्टैंड, पर शीप बहुत मीट निकलना चाहिए। और अब इसमें दूसरी चीज हम ये करते हैं कि शीप से हम वूल भी लेते हैं, तो वो इम्प्रूव्ड क्वालिटी का हमें मिल जाए, उसका फ्लीस वो बेहतरीन क्वालिटी का हो, जिसका मार्केट में वैल्यू ज्यादा हो, पैसा ज्यादा आ जाए, तो उसको कहते हैं हम, दैट्स द फंडम, दैट्स द मोटिव ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, अंडरस्टैंड। देन ये एनिमल ब्रीडिंग जो होती है ये दो किस्म की होती है, एक होता है इन ब्रीडिंग, दूसरा होता है आउट ब्रीडिंग, ठीक है। एनिमल ब्रीडिंग इज ऑफ टू टाइप्स, इन ब्रीडिंग एंड दूसरा होता है आउट ब्रीडिंग। क्या होता है? आउट ब्रीडिंग। सुनो मेरी बात, इन ब्रीडिंग क्या होता है? इन ब्रीडिंग मीन्स ब्रीडिंग between animals which have common ancestors, ठीक है, जिनके क्या होते हैं? कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं फॉर 4 to 6 जनरेशंस, 4 से 6 जनरेशंस तक एक ही ब्रीड के अंदर ब्रीडिंग कराना, सेम ब्रीड एंड ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल्स व्हिच हैव कॉमन एंसेस्टर्स, दैट मींस सेम ब्रीड, एक ही नस्ल के मेल्स और फीमेल्स के अंदर ब्रीडिंग कराना 4 से 6 जनरेशंस तक, जिनके एंसेस्टर्स कॉमन हो, 4 से 6 जनरेशंस तक उनकी ब्रीडिंग कराना, उसको कहते हैं इन ब्रीडिंग। क्या कहते हैं? इन ब्रीडिंग। अब यहाँ पर क्या किया जाता है इन ब्रीडिंग में? एक सुपीरियर क्वालिटी का बुल सिलेक्ट किया जाता है और सुपीरियर क्वालिटी की एक काउ जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं। सुपीरियर क्वालिटी काउस, सुपीरियर क्वालिटी बुल्स कौन होते हैं? सुपीरियर क्वालिटी काउ हम किसको कहेंगे? ऐसी गाय जो ज्यादा दूध देने वाली हो। सुपीरियर क्वालिटी बुल किसको कहेंगे? ऐसा बुल जिसके स्पर्म से जो है एक अच्छी क्वालिटी का नस्ल बन जाए, अंडरस्टैंड। देन बुल और काउ को क्या करते हैं? ब्रीड करते हैं। फिर यहाँ पर जो है इनके बच्चे बन जाते हैं, यंग वंस। फिर उन यंग वंस में सुपीरियर फीमेल्स और सुपीरियर मेल्स को फिर सिलेक्ट किया जाता है, फिर उनकी ब्रीडिंग करते हैं। इससे जो होता है सुपीरियर क्वालिटी को सिलेक्ट कर करके हम क्या करते हैं? स्पेशल ऐसे जीन्स को सिलेक्ट करते हैं जिनसे हमारी जो है वैरायटी वो है इम्प्रूव हो जाती है, अंडरस्टैंड। उसको कहते हैं इन ब्रीडिंग। अब इन ब्रीडिंग में एक प्रॉब्लम है, उसको कहते हैं हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या कहते हैं? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ये प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग जो होता है, कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करने से, एक ही ब्रीड में लगातार ब्रीडिंग करने से क्या होता है? कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग से जो है इससे फर्टिलिटी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? फर्टिलिटी रिडक्शन हो जाता है। इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी एंड दिस इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर आपके एग्जाम में आया 1 नंबर वाला आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय इनब्रीडिंग डिप्रेशन? द कंटिन्यूअस यूज ऑफ इनब्रीडिंग रिड्यूसेस द फर्टिलिटी इन एनिमल्स और प्लांट्स, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, अंडरस्टैंड। ये होता है इनब्रीडिंग। अब आउटब्रीडिंग किसको कहते हैं? ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल्स, ब्रीडिंग between animals of different breeds, usually different breeds के बीच में जो है हम ब्रीडिंग जब कराते हैं तो उसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं? आउट ब्रीडिंग। अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में, अनरिलेटेड एनिमल्स। तो जो आउट ब्रीडिंग होती है ये एक सेम ब्रीड में भी हो सकती है, लेकिन सेम ब्रीड में कैसे? अभी आप कहोगे सर आपने कहा डिफरेंट ब्रीड्स में, सेम ब्रीड्स में तब हो सकती है जब उनके कॉमन एंसेस्टर्स ना हो 4 से 6 जनरेशंस तक, अंडरस्टैंड। कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। दूसरा हो सकता है ये डिफरेंट ब्रीड्स में, क्या हो सकता है? डिफरेंट ब्रीड्स में जो टोटल डिफरेंट एंसेस्टर से आए होंगे, डिफरेंट ब्रीड होंगे, लेकिन स्पीशीज एक ही होगी। आउटब्रीडिंग में दूसरा केस आता है जिसको कहते हैं
जिसको कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग। तो यहाँ पर क्या होता है क्रॉस ब्रीडिंग में? क्रॉस ब्रीडिंग में ब्रीडिंग होती है दो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में, दो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में। और ये दो डिफरेंट ब्रीड जो होते हैं इनके दोनों साइड से कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होते हैं 4, 5, 6 जनरेशंस तक। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। तीसरा होता है उसको कहते हैं इंटरस्पेसिफिक। क्या कहते हैं? इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? इट्स अ ब्रीडिंग बिटवीन, ये ब्रीडिंग होती है बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज। दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में ब्रीडिंग होती है, इसको बोलते हैं हम इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल, ब्रीडिंग बिटवीन मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। एक मेल डोंकी का जब क्रॉस कराते हैं एक फीमेल हॉर्स के साथ तो वहां बन जाता है म्यूल, जिसको खच्चर कहते हैं। इसमें डोंकी और फीमेल हॉर्स घोड़ों के डिजायर्ड मिक्स कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। न ये डोंकी जितना छोटा होता है, ना हॉर्स जितना बड़ा होता है, बीच वाला हाइट का होता है। और इसको लोड कैरी करने की जो है वो इसमें कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, लोड कैरी करने की। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसके बाद आपने कुछ स्पेशल केसेस पढ़ने हैं ब्रीडिंग के जो एनिमल्स में होते हैं। उसमें नंबर ए है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है? इसमें एक डिजायर्ड क्वालिटी वाला बुल होता है। जो एक डिजायर्ड क्वालिटी का बुल होता है, वो डिजायर्ड क्वालिटी का बुल जो होता है वो क्या होता है? उसका जो है सीमेन लिया जाता है, उसका सीमेन लिया जाता है और आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाता है फीमेल्स के अंदर, फीमेल जो है काउस के अंदर, अंडरस्टैंड, जो है उसको जो है इंजेक्ट किया जाता है। इसका क्या फायदा है? इससे एक ही बुल से सीमेन जो है जिसके अंदर लगभग 5 से 10 बिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, वो एक ही जो है बुल का जो सीमेन है उससे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मैनी काउस को जो है वो आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर सकते हैं। इससे क्या होता है? इससे हमें जो है ये ब्रीडिंग का बर्डन जो है वो कम हो जाता है और एक ही जो है बुल से बहुत सारे काउस को इंसेमिनेट करके हमें यहाँ पर डिजायर्ड क्वालिटी के जो है वो बच्चे बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, क्या होता है? इसमें सीमेन को लिया जाता है एक डिजायर्ड क्वालिटी कैरेक्टर वाले बुल से, उसको जो है इंजेक्ट किया जाता है बहुत सारे काउस के अंदर आर्टिफिशियली। ठीक है, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जैसे इंसानों में भी होता है, स्पर्म को जो है डोनर से लेकर या हस्बैंड से लेकर जो है फीमेल के अंदर यूट्रस में या फैलोपियन ट्यूब में वजाइना में डाल दिया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देन एक और टेक्निक है जिसको कहते हैं MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी या टेक्निक आप कह सकते हो। है सुनो, इसमें क्या होता है? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक में क्या होता है? एक डिजायर्ड क्वालिटी वाली जो गाय होती है, डिजायर्ड क्वालिटी वाली काउ से मतलब है जो बहुत ज्यादा दूध देती हो हर दिन पर डे और जिसका लैक्टेशन वाला पीरियड जो हो वो बहुत बड़ा हो, उसको कहते हैं डिजायर्ड क्वालिटी वाली गाय। अंडरस्टैंड? एक डिजायर्ड क्वालिटी वाली गाय के अंदर
हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके अंदर हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं। कौन से हार्मोन्स? जिनको FSH जैसी फंक्शन होती है। व्हाट यू मीन बाय FSH जैसी फंक्शन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जिस तरह वो काम करता है, फॉलिकल सेल्स की ग्रोथ कराता है किसमें? ओवरीज के अंदर, वैसी एक्टिविटी उसकी होती है। इससे क्या हो जाता है, एक काउ जो होती है, डिजायर्ड क्वालिटी की काउ, वो उसके अंदर हो जाती है मल्टीपल ओव्यूलेशन। जब काउ का हीट पीरियड आता है, जिसको कहते हैं एस्ट्रस साइकिल, जब एस्ट्रस साइकिल इनमें आता है तो ये बनाती है बहुत सारे ओवा। क्या बनाती है? 8 से 10 ओवा बन जाते हैं एक ही काउ में। अदरवाइज उस एस्ट्रस पीरियड में, हीट पीरियड में, एक गाय एक ही एग बनाती है। मगर यहाँ पर मल्टीपल ओव्यूलेशन होती है, बहुत सारे एग्स रिलीज होते हैं ओवरी से, 8 से 10। उसके बाद क्या होता है, इन 8 से 10 ओवा के साथ फ्यूज हो जाते हैं स्पर्म्स, बुल वाले। फिर इसी गाय को जो है आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है, जिसके अंदर कितने ओवा बने हैं? 8 से 10। इसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है और एक बहुत ही डिजायर्ड क्वालिटी वाले बुल के सीमेन के साथ, स्पर्म के साथ इसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है। क्या किया जाता है? इंसेमिनेट। अब इसके अंदर कितने ओवा है? इसके अंदर 8 से 10 ओवा है, तो 8 से 10 इसके अंदर एम्ब्रियो बन जाएंगे। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी हर एक एग के साथ, जब स्पर्म मिल जाएगा, तो ये 8 से 10 एम्ब्रियो जब 8 to 32 सेल्ड स्टेज या 16 to 32 सेल्ड स्टेज के हो जाते हैं, अभी इम्प्लांटेशन नहीं हुई होती है, अभी ये यूट्रस के साथ अटैच नहीं होते हैं, तो इनको वहां से जो है आइसोलेट किया जाता है, निकाल दिया जाता है। इस फीमेल के अंदर से एक को रखा जाता है, बाकी को निकाल दिया जाता है, और वहां पर अलग अलग मदर्स में, दूसरी काउज में उन एम्ब्रियोज को जो है इम्प्लांट किया जाता है, उनको ट्रांसफर किया जाता है उनके यूट्रस के अंदर। हो गया ना मल्टीपल ओव्यूलेशन, एम्ब्रियो बन गया, मल्टीपल एम्ब्रियो भी बन गए और उनको ट्रांसफर कर दिया डिफरेंट काउज में। वो काउज प्रेग्नेंट होकर जो है बच्चों को जन्म देते हैं, उसके बाद वो सब के सब डिजायर्ड क्वालिटी वाले बच्चे होते हैं। इस तरह एक टाइम में जो है 8 से 10 काउज के अंदर जो है बच्चे बनाए जा सकते हैं, उसको कहते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। दैट्स ऑल अबाउट दिस यूनिट, दैट्स ऑल अबाउट योर सिलेबस। कंप्लीट 4 यूनिट आपने पढ़े। थोड़ा सा जहाँ भी बचा होगा वो आप जो है देख लेना, उसके बाद ना समझ आए तो मुझे बताना। वैसे मैंने जितना भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या जितना भी आपका सिलेबस था वो सब का सब जो है वो आपको क्लियर कराया। दैट्स ऑल।